नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट मोर देन 10 ईयर। सो आज हम इस वीडियो में अपनी एक सीरीज रिवील कर रहे हैं, जो कि हम महिलाओं के पूरे जीवन के स्तर को लेकर उस टाइम पे वो कौन सी बीमारियों से पीड़ित होती हैं और टाइम दर टाइम उनके शरीर में क्या चेंजेस आते हैं। जैसे कि कोई भी महिला है, वो एक मीनार की स्टेज एडल्ट एज से गुजरती है। जैसे ही वो युवावस्था में कदम रखती है, उसके बाद उसका फर्टिलिटी फेज होता है। जैसे जब वो शादी करती है और वो जब जिन समस्याओं से प्रेगनेंसी को अचीव करने के लिए या प्रेगनेंसी के दौरान आने वाली समस्याओं से जूझती है, और उसके बाद उसका जीवन का सबसे मेन पड़ाव और आखिरी पड़ाव जो होता है मोनोपोज, यानी कि रजोनिर्वृत्ति, जिसके दौरान एक अलग ही स्ट्रगल होता है और जो कि हमारे समाज में समझना बहुत मुश्किल है। सो आज इस वीडियो में हम सबसे पहले स्तर के बारे में बात करेंगे, जो कि युवावस्था यानी कि मीनार की महिलाओं के शरीर में होने वाली एक प्राकृतिक क्रिया है, जो कि जैसे ही वो युवावस्था की पहली स्टेज पे जाती है, वो उसे फेस करती है। जनरली हम मेडिकल भाषा में इसे मीनार के बोलते हैं, आम भाषा में महामारी का शुरू होना बोलते हैं, और नॉर्मल भाषा में मासिक आना, महीना आना इस टाइप से बोलते हैं। तो हाँ, मीनारकी के दौरान हर गर्ल, हर फीमेल, हर टीनेजर बच्चा एक अलग ही मेंटल और फिजिकली दौर से गुजरता है। उसके शरीर में शारीरिक परिवर्तन होते हैं, उसके हार्मोन्स का स्तर गड़बड़ाता है। सो डेफिनेटली इरिटेशन का लेवल, मूड स्विंग्स होना, या फिर पीरियड्स जैसे समस्या से कैसे छुटकारा पाना है, या फिर कैसे पीरियड्स पेन से छुटकारा पाना है, या इसे जूझना कैसे है, उस क्वेश्चन को लिए घूमती है। तो मीनारकी की सबसे पहले हर महिला को, हर लड़की को, और हर एक लड़की के मदर को, फादर को, पेरेंट्स को सही एज पता होनी चाहिए। मीनारकी फीमेल्स में ज्यादातर 11 वर्ष से लेके 14 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाता है। अगर मीनारकी 10 साल से पहले शुरू होता है, तो इसको हम अर्ली मीनारकी कंडीशन बोलते हैं, जिसमें डेफिनेटली एक एंडोक्रोनोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन का जरूरत होता है, और कुछ हार्मोन थेरेपी फीमेल्स के लिए जरूरी होती है। लेटर ऑन अगर वो सही एज में आती है, 11 साल की उम्र में या और 14 साल के बीच में, तो उसमें भी पेरेंट्स को कुछ चीजें पता होनी बहुत जरूरी होती है। अगर 15 साल तक मीनारकी या महामारी शुरू नहीं होती, तो भी डेफिनेटली पेरेंट्स को और उस लड़की को एक कंसल्टेशन की जरूरत होती है। तो ये तो हो गया सबसे पहला मीनारकी का पॉइंट। अब बात करते हैं कि इससे जुड़ी हुई समस्याएं। मीनारकी के दौरान फीमेल्स में जैसे कि ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाना, उनके प्राइवेट पार्ट पे हेयर ग्रोथ होना, उनका स्किन का थोड़ा ऑयली सिक्रेशंस बढ़ जाना, या फिर फेस पे पिंपल्स आना, या मूड स्विंग्स होना, ये बहुत ही आम समस्या है। इसमें एक मेडिकल ट्रीटमेंट से ज्यादा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, कुछ काउंसलिंग, और साथ के साथ पेरेंट्स के लिए भी बहुत समझना जरूरी होता है। और हाँ, अब इससे जुड़े कुछ मिथ हमारे समाज में है। सबसे बड़ा जो मिथ है वो है कि अब मीनारकी हो गई, महामारी शुरू हो गई, इसकी तो हाइट नहीं बढ़ेगी, अब कद नहीं बढ़ पाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, उस टाइम पे शारीरिक परिवर्तन होते हैं, बट उसी टाइम पे शरीर का विकास बहुत तेजी से होता है। लगभग मीनारकी आने के बाद भी हर गर्ल, हर फीमेल, हर टीनेजर 2 से 4 इंच तक हाइट खींचती है। उसके बाद अब इसको मीनारकी आ गई है और अब इसका वजन बढ़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मीनारकी के बाद भी वजन नॉर्मल रह सकता है अगर बच्चे का सही खान पान ना हो। टीनेजर्स की वजह से, जब वो टीनेज से गुजर रही होती है, सो डेफिनेटली स्लीपिंग हैबिट्स पुअर होने से, या फिर बच्चों का आजकल जो खान पान है उनका बहुत ज्यादा बेकरी आइटम्स में का खान पान होने की वजह से, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं जो वेट गेन करवाते हैं। सिर्फ मीनारकी ही इसका रीजन नहीं है। तीसरी बड़ी समस्या तो ये रहती है ज्यादातर हमारे समाज में कि इस चीज को आपको सबसे छुपाना है। आपने अपने बच्चे को बताना है कि ये समस्या छुपाने की नहीं है। जब भी आप स्कूल में हैं या किसी सोशल एक्टिविटी में हैं, तो आपके पास जो भी सीनियर है, बड़ा है, आपकी टीचर है, आपका कोच है, तो आपको उनको डेफिनेटली बड़े ही तसल्ली से उनको बताना है कि आई एम ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई पीरियड्स, जिससे आपको उस टाइम पे जो भी आपको अवेलेबिलिटी ऑफ आपका सैनिटरी पैड्स है या हाइजीन है, आपको अवेलेबल करवाइए। चौथा सबसे बड़ा मिथ ये होता है
कि ओ अब इसको पीरियड स्टार्ट हो गए हैं तो सिर्फ पीरियड्स के दिनों में ही इसको हेल्दी न्यूट्रिशन डाइट देनी है। मैं बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को सुनती हूँ, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को सुनती हूँ जो बोलते हैं मैं पीरियड्स में ना इसको रोज एक अनार खाने को देती हूँ, या फिर हाँ मैं पीरियड्स में इसको दूध देती हूँ गुड़ के साथ। ऐसा जरूरी नहीं है, सिर्फ पीरियड्स में ही आप उसको हेल्दी फूड दें, आप उसको कैल्शियम दें, आप उसको प्रोटीन डाइट दें। पीरियड्स एक बॉडी में इंफ्लामेटरी कंडीशन होती है, बट ये बहुत जरूरी है शरीर के लिए। सो इसको अच्छे से बनाए रखने के लिए, मेंस्ट्रुअल हेल्थ को बनाए रखने के लिए, माहवारी की पूरी प्रणाली को बहुत अच्छे से स्वच्छता से बनाए रखने के लिए आपको हमेशा ही अपने बच्चे को हेल्दी डाइट देनी पड़ेगी। उसकी डाइट में प्रचुर मात्रा में आयरन हो, उसकी डाइट में कैल्शियम हो, और हाँ आजकल जैसे बच्चों का सनलाइट एक्सपोजर्स कम है, सुबह स्कूल का दबाव है, शाम को ट्यूशन और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का है, सो हाँ बीच बीच में विटामिन D3 के सोर्सेज उनको सप्लीमेंट्स के उसमें दिए जाए। नहीं तो रागी का आटा बहुत अच्छा सोर्स है। और भी हमारे पास ऐसे वेजिटेरियन या फिर नॉन वेजिटेरियन में बहुत सारी ऐसे सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम एक हेल्दी डाइट बच्चे को रेगुलर रूटीन में दें। और सबसे बड़ा पांचवा बड़ा मिथ होता है कि इस दौरान एक्सरसाइज और एक्टिविटी बिल्कुल ना कीजिए। कहीं ना कहीं आयुर्वेद भी इस चीज को मानता है कि इस दौरान, महामारी के दौरान बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन नहीं करना, क्योंकि इस टाइम पे हमारी बॉडी में वात जो होता है, वाता दोषा, वो थोड़ा एग्रेशन में होता है। सो वाता दोषा जो है उसको बैलेंस में करने के लिए हमें इस दौरान फिजिकल एक्टिविटी नॉर्मल रखनी चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ना रखें। अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में है, वो रनिंग पे जाता है तो वो कर सकता है रनिंग। अगर आपका बच्चा नॉर्मल डेली कुछ प्ले करता है, लाइक बैडमिंटन खेल रहा है या फिर साइकिलिंग कर रहा है, तो हाँ वो पीरियड्स में ये सारी एक्टिविटीज कर सकता है। बट जरूरत से ज्यादा एक्सर्शन लाइक जिमिंग, हैवी जिमिंग या फिर बहुत ज्यादा फिजिकली और मेंटली एक्सर्शन इस दौरान नहीं करना चाहिए। अब इस सबके साथ साथ डाइट, अगर आपके बच्चे जस्ट अभी मीनार की स्टार्ट हुई है तो पेरेंट्स को उनकी डाइट में 2 टेबल स्पून बहुत अच्छा ट्रस्टवर्दी घी जरूर ऐड करना चाहिए। जो घी होता है वो वात अनुलोमन अच्छे से करता है, और जैसे कि मैंने पहले बताया इस दौरान वात का लेवल एक्सर्शन में होता है, तो उसका अनुलोमन अच्छे से हो जाए तो हमें घी बच्चे की डाइट में देना चाहिए, जिससे उसको डिस्नोरिया जैसी कंडीशन यानी कि महामारी के दौरान पेन नहीं होगा। आगे बच्चा फ्यूचर में एंडोमेट्रोसिस, एडिनोमाइसिस जैसी कंडीशन से नहीं गुजरेगा। और चौथा, इस दौरान जो एंजाइटी और बच्चे को मूड स्विंग्स होते हैं वो भी नहीं होंगे, क्योंकि घी पित्त शामक होता है और बॉडी में कामनेस देता है। तो ये सारी चीजों के साथ साथ आप जान जाइए कि जो माहवारी है वो बहुत जरूरी है। जब डिंब ग्रंथियां यानी कि ओवरीज से सिक्रेशंस होते हैं तो वो आके एंडोमेट्रियम यानी कि बच्चा दानी की लाइनिंग को सींचते हैं, जिससे कि बच्चा दानी के अंदर की परत बनती है, और वही परत बाद में झड़ती है ब्लीडिंग के रूप में, माहवारी के रूप में। मेडिकल भाषा में इसमें बोलते हैं प्रोस्टेग्लैंडिन मूवमेंट्स होती हैं जो कि बॉडी में स्क्वीजिंग करती है और ब्लड को शट आउट करती है। तो कभी ये अगर प्रोस्टेग्लैंडिन मूवमेंट्स बढ़ जाती हैं तो बच्चे डिस्नोरिया की कंडीशन का शिकार होता है, और आयुर्वेद में बोले तो वात का जरूरत से ज्यादा एग्रेशन में आना भी इसका एक कारण होता है। सो उसमें आयुर्वेद में बहुत अच्छा समाधान है। तो उसमें आप बच्चे को कोई भी हार्मोनल पिल्स ना दीजिए। आजकल बहुत अच्छे से बहुत सारी केस स्टडीज में रिवील हो गया है कि जरूरत से ज्यादा पेन किलर भी मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान लेने से आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। सो बच्चे को सिखाइए इसको कैसे बैलेंस करना चाहिए। और साथ के साथ ये एक बहुत ही अच्छा चरण होता है, उससे पता चलता है कि आप एक स्त्री के रूप में आपके सारे बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉर्मल है, और आपकी फर्टिलिटी का ये प्राथमिक यानी कि पहला फर्स्ट स्टेज होता है। सो हाँ, इट्स अ गुड थिंग कि अगर पीरियड टाइम पे आया है, हेल्दी है, इसके बारे में महिलाओं के या बच्चियों के पेरेंट्स को भी बहुत जरूरी पता होना चाहिए। और जो एडल्ट एज में जैसे ही टीनेजर्स कदम रखते हैं तो उनको भी बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। इससे अगली हमारी सीरीज माहवारी यानी कि मीनारकी से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम है, डिस्नोरिया यानी कि माहवारी के दौरान दर्द या उससे जुड़ी जो भी बीमारियां हैं और मेंस्ट्रुअल हेल्थ, उसको लेकर हम अगली सीरीज में बात करेंगे। धन्यवाद।